So hello everyone, Recording welcome in you all progress. live in Once Smart Classes जयपुर। एंड आज हमारा टॉपिक है, हमारा जो प्रोग्राम है वो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ। और आज के हमारे जो गेस्ट है हमारे सामने CMA PR जाट सर। PR जाट सर, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में है ये एक एक्सक्लूसिव CMA की कोचिंग करवाता है, प्रिपरेशन करवाता है। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों स्टेज के हमारे प्रिपरेशन करवाते हैं और ये केवल कल और एक्सक्लूसिव CMA की प्रिपरेशन करवाता है। और हमारे यहाँ पे हर साल हर टर्म्स में यहाँ पे रैंकर भी हमारे आते हैं। तो सर डिमांड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की भी डिमांड है कि ये जो बर्निंग टॉपिक्स है तो उन पे एक शो हो जाए, एक लेमन लैंग्वेज में हमें समझ में आए कि ये होता क्या है। तो आज हमने जो सर ये टॉपिक रखा है वो उसका नाम है IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। और इसके लिए सर हमने आपको रिक्वेस्ट की है और थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस रिक्वेस्ट। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं सर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सर का नाम है PR जाट सर, परसराम जाट। सो CMA PR जाट सर। CMA PR जाट sir is a BSc, LLB and FCMA. He is also practicing post accountant and sir has the past chairman of the Jaipur chapter of ICAI and presently the member of Professional Development Committee of the Northern India Regional Council of the Institute of Post Accountant of India. And sir has also been nominated as the member of PMCF Board of Trustee of Power Sector Companies in Rajasthan. Sir having rich experience as a cost and management accountant of more than 3 decades. And he is also dealing liaising with by various banks, financial institutions, SIDBI, NABARD, RICO, Pollution Board, Districts Industry Center, Khadi Gramodyog, Registrar of Companies, and many more firms. And sir has also served as a senior accountant in JVNL, senior account officer in JVNL, and contributed greatly enhancing for the revenues. And sir also conducted post audit of the various units and providing consulting services of GST matters. And sir, congratulations, you also recently qualified the RV, Registered Valuer exam conducted by IBVI. So sir, welcome in Once Smart Classes once again. तो सर हमारा जो टॉपिक आज का जो हमने टॉपिक चूज किया वो है IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी के बैंक्रप्सी, क्या इसमें मैटर्स है, तो आज हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। तो सर इसको स्टार्ट करने से मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। या देखिए, हम इसकी IBC की चर्चा करने से पहले मैं समझता हूँ पहले ये बताया जाए कि IBC कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो IBC कोड है 2016 में लागू हुआ था। इसकी इफेक्टिव डेट 2 दिसंबर 2016 है। इससे पहले देयर वर सो मेनी एक्ट्स, जैसे सिक्का है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, दूसरे आपके DRT है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, दूसरे आपके सरफेसी हैं, और इस तरह से डेट रिकवरी एक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1993, एंड देयर आर सो मेनी एक्ट्स। So what was the need of the moment was that the system was not very much effective, because number of companies, number of corporates were going to be in distressed position. So the government was very much interested. Government was keen interested to bring an act that may be more effective. यानी इस तरह का एक्ट लाया जाए जो अलग अलग जो एक्ट्स हैं वो, क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थी, टाइम बहुत लगता था उसमें और उसका रिजल्ट नहीं आता था, और कैपिटल ब्लॉक होती थी, स्टेक होल्डर्स बहुत परेशान रहते थे, खुद कॉर्पोरेट डेटर भी, और आपके जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ये IBC लाए गए, इंडियन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो ये 11 एक्ट हैं जिनको अलग अलग से जो है 11 एक्ट्स को मॉडिफिकेशन किया, डिफरेंट 11 एक्ट्स हैं उनको डिफरेंट एक्ट्स को मॉडिफाई किया गया है, और उसकी इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है एक अलग से कोड बनाया गया है। तो कोड और एक्ट की मैं बात करूं तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि एक्ट तो जो है एक पर्टिकुलरली जो हमारे
पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जो नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए जो है एक्ट बनाया जाता है। इसका प्रारूप होता है, पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जाके पास होता है, प्रेसिडेंट की कंसेंट होती है और उसके बाद में ये लागू हो जाता है। लेकिन कोड में डिफरेंस ये है कि कोड जो है, कोड में काफी सारे एक्ट्स, जो एक्ट्स प्रिवेलिंग एक्ट्स, जो एक्ट अभी मौजूदा हालत में है, जो काम कर रहे हैं, प्रिवेलिंग कर रहे हैं, उनमें अमेंडमेंट होता है। तो उन सब सारे एक्ट्स को कवर करने के लिए और एक ही मतलब टू पुट ऑल द एक्ट्स इन अंडर वन अम्ब्रेला, ये इस तरह से जो है इसका मकसद ये है कि सारे के सारे एक्ट एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छत के नीचे आ जाएं, जिससे हमारी इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। इसलिए ये आईबीसी कोड जो है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को जो है ये बनाया गया है। ओके, तो सर आप कह रहे हो कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, तो अगर कोई कंपनी बैंक्रप्ट हो जाती है, राइट, इंसॉल्वेंस हो जाती है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोड आया ऑब्वियसली, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर आईबीसी कोड इज एप्लीकेबल टू कंपनी, फर्म, एलएलपी और इंडिविजुअल और नॉट एट प्रेजेंट? यस, देखिए जहां तक आईबीसी का जो ओरिजिनल जो सेक्शन है, उसमें जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम बात करें तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कॉर्पोरेट डेटर्स पे है, आपकी कॉर्पोरेट पे है, आपके एलएलपी पे है, पार्टनरशिप फर्म्स पे है और इंडिविजुअल्स भी है, इंडिविजुअल्स पर भी है। लेकिन चूंकि इसको धीरे धीरे आज की तारीख में प्रेजेंटली इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड एलएलपी ओनली। वजह इसकी ये है कि ये कोरोना पीरियड रहा, बीच में कोविड पीरियड रहा, इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को पार्टनरशिप में और ये इंडिविजुअल के लिए जो है लागू करने में थोड़ी सी परेशानी हुई, इसलिए इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया। और इसलिए आज की तारीख में जो प्रेजेंटली ये कॉर्पोरेट और जो एलएलपी है उन पे लागू है। ओके, तो सर आईबीसी, हु कंट्रोल आईबीसी, व्हाट द हायर अथॉरिटी ऑफ आईबीसी? आईबीसी देखिए, अभी जैसे हमने बात बताई कि ये इसका उद्गम जो है 2016 में हुआ है और 2016 में काफी सारे एक्ट्स हैं, उनको अमेंडमेंट करके 11 एक्ट है, उनको अमेंडमेंट करके बनाया है और एक नई बॉडी इसमें जो है स्थापित हुई है। नई बॉडी कौन सी है? उसका नाम है NCLT एंड IBBI। देखो, हम एक्ट में जब पढ़ते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक तो एजुकेटिंग अथॉरिटी AA, तो यहाँ इस IBC में एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, जो अल्टीमेटली जो सुप्रीम जो इसकी बॉडी है वो है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ 2016। हाँ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो सर इसमें मेन रोल किसका होता है? यहाँ पे जो IBBI जो अपॉइंट करती है इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन के लिए, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, इसके अंदर जो एक्ट में जो मेंशन किया हुआ है, इसमें जो है इसके ब्रीफली मैं बताऊं, इसके 7 चैप्टर्स हैं जिसमें ये कवर होता है IBC, और जो सेक्शन 2 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस। सेक्शन 6 से सेक्शन 32 तक जो है इसमें सेक्शंस हैं, और इसमें जो है उसका इंश्योरेंस जो प्रोफेशनल है, IP है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, वो जो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, और इसका रेजोल्यूशन प्लान जो है वो कॉर्पोरेट डेटर भी दे सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी दे सकता है, या कोई दूसरी बॉडी भी दे सकती है। तो IP है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो आप बोलते हो, इसका पूरा रेजोल्यूशन प्लान बनाता है। यस, नहीं, हाँ, वो बनाता नहीं, उसको एग्जामिन करता है, मतलब बनाने का तो वो बना के तो कोई भी दे सकता है। हालांकि अल्टीमेटली बनाता वो IP है, लेकिन मान लीजिए आपने किसी हायर कर लिया किसी IP को, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कर लिया या कॉर्पोरेट डेटर ने कर लिया, तो वो उसके लिए उसका जो वो कंसल्टेंट हो गया वो बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो अपना जो यहाँ पे जो रोल है IP का, वो रोल ये है कि वो उस पूरे रेजोल्यूशन प्लान को एग्जामिन करेगा कि वेदर इट इज करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, क्या क्या करेक्ट, कि भाई किसी दूसरे लॉ का तो वायोलेट नहीं कर रहा है। दूसरा, इसमें प्रायोरिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे सेक्शन 53 में, कि इसकी प्रायोरिटी डिसाइड की है IBC ने कि सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा, उसके बाद किसको मिलेगा, उसके बाद, तो वो प्रायोरिटीज को तो कहीं डिस्टर्ब नहीं किया है इसने। तो ये देयर आर सो मेनी अदर सेक्शंस आल्सो, तो ये दिस इज द लेजिटिमेट ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस प्रोफेशनल कि वो पहले एग्जामिन करेगा, उसकी तसल्ली करेगा
वेरीफाई करेगा कि ये इन ऑल रेस्पेक्ट ये ओके है, तब उसके अंदर जो है वो रेजुलेशन प्लान को एग्जामिन करके और वो उसको जो है ना COC, एक नया वर्ड है ये, COC टर्म है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को वो पेश करेगा। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर 66% मेजोरिटी के साथ में अगर उसको रेजोल्यूशन प्लान को पास कर देती है तो फिर वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देगा और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी उसके बाद में उसको एक्सेप्ट कर देगी और वो लागू हो जाएगा। ओके, इफ सर आई आस्क यू इन नटसेल दैट व्हाट डज IP डू एग्जैक्टली? देखिए, एज फार एज रोल ऑफ IP इज कंसर्न्ड, देयर इज अ वाइड रोल, वाइड एंड मोस्ट रेस्पॉन्सिबल रोल ऑफ IP। मोस्ट रेस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि IP ही एक अथॉरिटी है जो NCLT के बिहाफ पे, IPBI के बिहाफ पे जो काम कर रही है उसको एग्जामिन करना है, उसका कोई मिसयूज नहीं हो रहा है, किसी असेट्स का अंडर वैल्यू तो नहीं कर रखा है उसने, या फाइनेंशियल स्टेट में कोई गड़बड़ नहीं है, वो दिस इज द ड्यूटी। अच्छा, वो कई हो सकता है वो एक्सपर्ट हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता IP, तो उसके लिए मान लो कई लीगल मैटर्स आते हैं तो उस केस में वो किसी लीगल कंसल्टेंट की भी एडवाइस ले सकता है। अकाउंट्स के मैटर में चार्टर्ड अकाउंटेंट की या कोई एक्सपर्ट अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स में एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहायता ले सकता है, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनकी हेल्प ले सकता है। तो उसके हिसाब से वो जो अच्छा से अच्छा जो बेटर कर सकता है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि टू प्रोवाइड जस्टिस इन द हैंड ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन है? कॉर्पोरेट डेटर है, आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो किसी के साथ अनजस्टिस नहीं हो, सबको इक्वल मिले। यस, ओके, तो ये तो आपने वर्क बताया कि IPCC का ये वर्क है, लेकिन सर IPCC ये वर्क कर रहा है, पूरा रेजोल्यूशन प्लान बना रहा है कि IPCC किसको रिपोर्ट करता है फिर? IP हाँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो रेजोल्यूशन प्लान को एग्जामिन करके फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा। ओके, तो हु इज एजुकेटिंग अथॉरिटी? एजुकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पर जो है NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT इसमें एजुकेटिंग अथॉरिटी है और IP की ये ड्यूटी है कि उसको रेजोल्यूशन प्लान को एग्जामिन करेगा और उसके बाद में अगर वो ओके है तो उस केस में ओके का मतलब सारी की सारी फॉर्मेलिटीज यानी 66% मेजोरिटी के साथ में हो और किसी लॉ का वायलेशन नहीं है और वो बिल्कुल जुडिशियस है, तो उस केस में वो जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देगा और एजुकेटिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर देगी। ओके, तो आप कह रहे हो कि रेजोल्यूशन प्लान IP ने बनाया, रेजोल्यूशन प्लान बनाने के बाद में एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास ये प्लान गया, अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी आपके प्लान से सेटिस्फाई है तो वो पास कर देगी, पास करने के बाद में वो प्रोसेस चालू हो जाएगी। yes. अगर सपोज करो वो रेजोल्यूशन प्लान एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पास नहीं किया तो व्हाट विल बी डन? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली रेजोल्यूशन प्लान पास क्यों नहीं किया, उसकी दो वजह हो सकती है कि या तो उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, करेक्ट, या उसमें टेक्निकल या कोई वो जो रेजोल्यूशन प्लान इस तरह का है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को लॉस दे रहा है, नुकसान दे रहा है। तीसरा ये हो सकता है कि कोई प्रिवेलिंग जो लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ है, उसका वायोलेशन हो रहा है। चौथा हो सकता है कि उसका जो वैल्यूएशन या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो उसने जो दिया है हो सकता है वो सही नहीं हो, अंडरवैल्यूड हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सही पोजीशन को डिपिक्ट नहीं कर रहे हो। तो इस तरह के केसेस अगर होते हैं तो उस केस में वो जो है रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट नहीं करेगा और रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट होता है फिर उसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस है वो लिक्विडेशन का शुरू हो जाता है कि वो लिक्विडेशन मतलब सारे का सारा जो है जो भी एसेट है उनको लिक्विडेट करके उनका पेमेंट कर दीजिए। ओके, तो अगर रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट नहीं होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास तो ये जाएगा लिक्विडेशन में जाएगा। डेफिनेटली। तो सर लिक्विडेशन कौन करेगा? कोई लिक्विडेटर अलग होगा या फिर IP होगा उसके लिए? यस, देखिए सेक्शन 33 जो IBC का है कोड का, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए लिक्विडेशन में गया तो उस केस में या तो जो एग्जिस्टिंग जो IP है, जो RP है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, तो या तो उसी को कंटिन्यू कर देंगे या IP है तो उसको कंटिन्यू कर देंगे, या अगर जो है बोर्ड इस तरह का वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये समझती है कि ये दूसरा अपॉइंटमेंट करना है तो उस केस में नया भी जो है वो अपॉइंटमेंट किया जा सकता है लिक्विडेटर। ओके, क्योंकि लिक्विडेटर की भी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, उतनी ही उसकी जिम्मेदारी होती है, बहुत जुडिशियस तरीके से और उस प्रायोरिटी के हिसाब से उसको पेमेंट करना होता है ताकि किसी भी स्टेक होल्डर को किसी तरह का लॉस नहीं हो, अनजस्टिस नहीं हो। तो सर इसकी पावर और ड्यूटीज क्या होती है IP की और लिक्विडेटर की? देखिए जहाँ तक इनकी पावर्स का सवाल है तो पावर और ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन दोनों की लगभग एक जैसी है।
लगभग एक जैसी हैं। तो पावर, देखिए पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मालूम है, जब पावर होगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पावर इनको ये कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो लीगल कंसल्टेंसी ले सकता है, दूसरा काम एक्सपर्ट से वैल्यूएशन की रिपोर्ट ले सकता है, वैल्यूअर्स की राय ले सकता है, कंसल्टेंसी ले सकता है, वैल्यूएशन रिपोर्ट ले सकता है। तीसरा कोई और कोई फाइनेंस का जो एक्सपर्ट है उससे एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है। टैक्स कंसल्टेंसी में अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है वो ले सकता है। यानी कि सारे के सारे उसको पावर है, नंबर वन। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए वो कंपनी है अभी वर्किंग में है, कंटिन्यूस है, तो उसके इसमें उसकी जो उसको रनिंग की जितने भी जवाबदारी है, उसके आपके जो भी फंक्शन है, परचेज है, आपका सेल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे के सारा उसको संभालने की डे टू डे बिजनेस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी इन इटसेल्फ वी कैन से कि आईपी विल वर्क एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वो सारी जवाबदारी कंपनी इज गोइंग कंसर्न, राइट? यस, इज गोइंग कंसर्न है, तो उसमें सारी जवाबदारी उसकी एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह से होगी। ओके, okay, so sir, my last question is what is the resolution plans and how does it sanction? रेजुलेशन प्लान, देखिए जैसे मैंने बताया रेजुलेशन प्लान है, दिस इज ए काइंड ऑफ प्लान कि हम रेजुलेशन में कि किस किस तरह से हम उसको जो है जो उसके जो देनदार हैं, स्टेक होल्डर्स से उसके जो क्रेडिटर्स है, लेनदार जो हमसे पैसा मांगते हैं, कॉर्पोरेट डेटर से जो पैसा मांगते हैं, उसको किस किस तरह से उसको चुकाना है। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि उसके पास जो एसेट एग्जिस्टिंग में जो एसेट है उसकी कॉर्पोरेट डेटर की, वो रियल वैल्यू उसकी कितनी है। ओके। दूसरी बात ये है कि जो पेमेंट करना है उनको क्रेडिटर्स को, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स को, वो कितना है। डेफिनेटली इसमें ऐसे केसेस में कि अगर डिस्ट्रेस होता तो डेफिनेटली वो लायबिलिटी ज़्यादा होती है और उसका रियल एसेट वैल्यू कम होती है। तो फिर उसका एक तरीका होता है कि उसको प्रोपोर्शनेटली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका ये होता है। ओके, तो सर कोई टाइम लिमिट है इसका रेजुलेशन प्लान को कंप्लीट करने का? देखिए रेजुलेशन प्लान को कंप्लीट करने का अलग से टाइम स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन पूरा उसको जो डिस्पोजल जो आईपीसी में जो डिफाइन किया गया है पूरे प्रोसेस के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए, मतलब दिस इज ए टाइम बाउंड प्रोग्राम एंड विद इन ए पीरियड ऑफ 180 days वी हैव टू कंप्लीट द दिस प्रोसेस। लेकिन इसमें एक प्रोविजन और है कि मान लो कोई इस तरह की परिस्थिति हो जाती है, जैसे अभी कोविड का पीरियड था जिसकी वजह से अब नॉर्मल रीजंस की वजह से, तो उसमें अगर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी चाहे तो उसको आगे फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन और दे सकती है, लेकिन टोटल इससे ज्यादा 270 डेज से ज्यादा किसी हालत में और एक्सटेंशन इसमें नहीं मिलता। ओके, ओके। So IP has to be complete this process in 180 days, but it can be extended 90 days and totally 270 days we have to be completed this process. Yes. सर आप बोल रहे हो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी NCLT है, राइट? इसके ऊपर भी कोई है इनकी अथॉरिटी? देखिए NCLT तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, लेकिन इसकी गवर्निंग बॉडी है वो IBBI, इंश्योरेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो IBBI ये जैसे ये कोड बना उसमें भी IBBI के बाद में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और ये सारे के सारे जो मैटर्स है जो गवर्निंग बॉडी इसमें IBBI है, और यही सुप्रीम बॉडी है जो डिसीजन इसमें लेती है। तो NCLT में अगर कोई मैटर गया तो उसकी अपील नहीं कर सकते आगे? डेफिनेटली अपील का प्रोविजन है इसमें। तो देखिए अपील का इसमें 3 स्टेजेज हैं। अगर NCLT के खिलाफ कोई डिसीजन, कोई अपील करनी है, यानी कि NCLT का जो डिसीजन है उसके खिलाफ में हम अपील करना चाहते हैं, तो वी कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट NCLT टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, दैट इज NCLAT। ओके, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। अपीलेटेड ट्रिब्यूनल में अपन उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज हम उसको अपील कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद में भी अगर मान लीजिए एक स्टेज और है, अगर मान लो कोई इफ एनी डिसीजन टेकन बाय द NCLAT and we want to file an appeal against the decision of NCLAT, then definitely one way is also open for us and we can go to Supreme Court within a period of 45 days after receipt of the decision of the NCLAT. So there is only 3: NCLT, NCLAT and Supreme Court, right? Yes. No other intermediary involved like civil court, right? High court, no, and other intermediary. Yeah. Okay. No involved, and no any civil court is authorized to admit such type of matters which are covered under IBC। सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें कि जो इसमें IBC में जो गवर्न होते हैं उसके अंदर सिविल कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती उसको। ओके, तो सर IP आप बोल रहे हैं कि 2016 में दिसंबर से एप्लीकेबल हो गया था, एक IBBI आ गया था, तो 2016 से अगर बात करें हम 17, 18, 19, 20, 21 करीबन 6 साल हो गए इसको, तो क्या इफेक्टिव ये अप्लाई हुआ हमारे इंडिया में? क्या इफेक्टिवनेस है इस कोड की?
देखिए इफेक्टिवनेस तो वैसे देखा जाए तो इसके पीछे जो मंशा थी वो तो यही थी कि भाई ये अलग अलग जो लॉ बने हुए थे उनमें काफी टाइम लगता था और उसमें हमारा कैपिटल भी ब्लॉक होता था, सारे केस पेंडिंग चलते थे और देश की एसेट भी ब्लॉक होती थी, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उसका उल्टा असर होता था, स्टेक होल्डर्स भी इसमें जो है अपने आप को विक्टिम फील करते थे। तो इसका मकसद तो ये बहुत अच्छा था और रिजल्ट भी काफी अच्छे अभी आए हैं, लेकिन ड्यू टू अबनॉर्मल रीजन अभी कोविड की वजह से इसका जो प्रभाव जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया, क्योंकि 2-2.5 साल तो लगभग इसमें लग गए, तो 16 के बाद में तो लेकिन इसका जो मकसद है डेफिनेटली जब फुल फ्लो पे आएगा ये, तो ये टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से इसका रिजल्ट आएगा और वो बहुत अच्छा होगा, टाइम कम लगेगा। टाइम बाउंड प्रोग्राम ही इसकी इस कोड की सबसे बड़ी खासियत है। ओके, यस, सो थैंक यू सो मच सर। आज का जो हमारा टॉपिक था आईपीसी का एक ओवरव्यू देना था, इससे हमारे स्टूडेंट को भी समझ में आया, क्योंकि सर आईपीसी को हमारे सिलेबस में भी सीएमए सीए सीएस सारे के सिलेबस में लेकर आए, तो एक ओवरव्यू, एक थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए हर किसी को। तो हमने आज का जो हमारा सेशन था एक ओवरव्यू ऑन आईपीसी। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा सर जल्दी होगा, उसमें हम देखेंगे कि आईपी कौन बन सकता है, राइट, क्या सीए सीए में बन सकता है, क्या इसकी प्रोसेस है, क्या इसकी एग्जामिनेशंस फाइट करनी होती है, कौन इसके एग्जाम लेता है, राइट, क्या सिलेबस होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी सर से टाइम मिलेगा तो रिक्वेस्ट करूंगा। डेफिनेटली आई थिंक दिस will be quite helpful to the would-be professionals, would-be registered valuers, would-be insolvency professionals, और उनको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि भाई अभी देश में किस तरह का कानून जो बना है उसके पीछे मकसद क्या है, और we are supposed to know, every student must be supposed to know about this act, this code. Perfect. So thank you so much सर, आज के अटेंड इनवाइट आपको किया, शॉर्ट नोटिस पीरियड में आप आए। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। और नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे ही कई सीरीज हम लेकर आएंगे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पे, डिफरेंट सब्जेक्ट पे, जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे के वीडियो आप देखते रहेंगे, आपके पास नोटिस आता रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर।